समाज, जय भारत। साथियों, कुछ समय पूर्व ही मैंने अपना समान नागरिक संहिता विषय पर लघु शोध प्रबंध का कार्य पूर्ण किया है। इस लघु शोध प्रबंध में मुझे इस विषय पर कुछ विषयों को, कुछ व्यक्तियों के विचारों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ पाठ्य पुस्तकें पढ़ी, कुछ लोगों से संपर्क किया, समझा। सबसे मुझे इसमें पहला अनुभव ये प्राप्त हुआ कि हम जब किसी विचारों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, हमारे मन में ये होता है कि वो विचार या वो पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति बहुत जानकार है, इसलिए हम उसकी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि उसका कहा हुआ एक सही है, हमें उससे सीखना चाहिए। इस धारणा के कारण उस किताब में लिखी हुई विचारों का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अपनी जो वास्तविक जो हमारी भावनाएं हैं वो बदलने लगती हैं और हम उससे प्रभावित होने लगते हैं। ऐसा ही मुझे पढ़ने के दौरान भी हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इसी प्रभाव को समझते हुए लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव किए होंगे ताकि भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का कुछ प्रभाव हो सके। फिर भी यह एक अलग विषय है। समान नागरिक संहिता, यह मेरा लघु शोध प्रबंध विषय था। मैंने ये अंदाज किया कि पूरे विश्व में समान नागरिक संहिता के विषय में सारा विश्व समान आचार संहिता को उसके अंदर समाहित कर देता है। समान आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। यह एक व्यक्तिगत विधि होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता एक सामूहिक विधि होती है तथा राष्ट्र का विषय होता है। व्यक्तिगत विधि परिवार का मामला होता है, गांव का मामला होता है, समाज का मामला होता है। यह एक सामाजिक विधि होती है। इसलिए मैं समान नागरिक संहिता पर आज आपके समक्ष अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा। समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था या विधि। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जब किसी भी देश में कोई बातें निश्चित की जाती हैं तो वह बिना किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र या व्यक्तिगत किसी अन्य वर्ग विभेद के सभी के लिए एक समान लागू होती है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि यह सिर्फ नागरिकों पर लागू होगी, व्यक्ति पर नहीं। नागरिक और व्यक्ति में एक मूल परिवर्तन होता है। व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही उसे सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। लेकिन किसी भी देश के नागरिक को उस देश के संवैधानिक अधिकार भी व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्ति के मूल अधिकारों के अलावा संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस तरह नागरिक और व्यक्ति में फर्क है। समान नागरिक संहिता उस देश के नागरिक के ऊपर लागू होगी, हर व्यक्ति के ऊपर नहीं। समान नागरिक संहिता किसी भी देश के उत्तम संचालन हेतु अति आवश्यक है, अति आवश्यक व्यवस्था है। समान नागरिक संहिता का प्रभाव ये होता है कि इससे गरीब, अमीर, ऊंच नीच, महिला, पुरुष, हरिजन, आदिवासी, ये वर्ग भेद जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं। सभी के विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं। सभी को समान अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण आरक्षण जैसी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, जिसके कारण जो विभिन्न वर्ग विभेद करने वाले जितने जो परेशानियां हैं, मानवाधिकार संबंधी जितनी परेशानियां हैं, वे अधिकांश समान नागरिक संहिता से स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। हिंदू कोड बिल, मुस्लिम कोड बिल की आवश्यकता, ये सब जितनी बातें हैं ये समान नागरिक संहिता से स्वमेव समाप्त हो जाएंगी। हमें यहाँ पर समान नागरिक संहिता में समान व्यवहार संहिता या जिसे हम आचार संहिता कह सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, इन दोनों को अलग करने की जरूरत है। हमारी शादी विवाह, हमारे व्यक्तिगत मामले, ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं और जो सरकार जिन नियमों को तय करती है वो नागरिक संहिता में आते हैं। नागरिक संहिता राज्य से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, आचार संहिता व्यक्ति से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, समाज से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है। आचरण जो व्यक्ति का आचरण होता है।
उसी तरह समान नागरिक संहिता के उल्लंघन पर दंड दिया जा सकता है, राज्य उसे उसके उल्लंघन हेतु दंडित करेगा। लेकिन आचरण संहिता, जिसे हम नैतिक विधि भी कह सकते हैं, उसके उल्लंघन पर कोई भी दैहिक दंड या आर्थिक दंड स्वीकार्य नहीं हो सकता। सिर्फ उसके लिए समाज हमारे साथ असहयोग कर सकता है, बहिष्कार की प्रथा चालू की जा सकती है। समान नागरिक संहिता और आचार संहिता आपस में इतने घुले मिले हुए शब्द हैं कि इनका अंतर एक बड़ा ही पतली रेखा से किया जा सकता है। हमें उस अंतर को समझने की भी जरूरत है। विचारक बजरंग मुनि जी के अनुसार अगर हम इस सीमा रेखा को समझने का प्रयास करें तो मनमानी और स्वतंत्रता के बीच अगर हम कोई सीमा रेखा खींचें, वही इन दोनों की अंतर रेखा होगी। अर्थात एक सीमा, एक तय मानक रेखा बना ली जाए जिसके ऊपर जो भी बातें आएंगी उनके लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाए, तथा उसके नीचे के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वह उसकी व्यक्तिगत विचारधारा हो, व्यक्तिगत आचरण हो, ऐसा उनका मानना है। मेरे विचार में किसी भी चीज उच्च श्रृंखलता, जो स्वतंत्रता है, वह उच्च श्रृंखलता को जन्म देती है, तथा जो बंधन है वह लोगों को कमजोर बनाते हैं। हमें इस दिशा में यह सोचना होगा कि हम क्या चाहते हैं। अधिक कानूनों का अगर हम उपयोग करेंगे, हम ज़्यादा अधिक विधि से बंधेंगे तो हम दूसरे के दबाव में रहेंगे। हम अगर हद से ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम सामाजिक बंधनों को तोड़ेंगे, उच्च श्रृंखल होंगे। इसलिए जाति प्रथा, परिवारवाद, परिवार व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, धर्म, संप्रदाय, इन सब सामाजिक बंधनों के द्वारा हम लोगों को बांधें। उस बंधन के अंतर्गत वे आचरण व्यवस्था को तय करें, और सरकार जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समूहगत चीज़ों को डिस्टर्ब करती हैं, उनके लिए एक नागरिक संहिता बनाए। बाकी लोगों के लिए समाज एक व्यवस्था प्रणाली बनाए और लोग उससे बंधे हों। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अगर हम किसी समान नागरिक संहिता का किसी नियम कानून को तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें कोर्ट दंड देगा। उसका स्तर वैसा होगा जैसा हम गलत किए हैं। लेकिन जो सामाजिक या नैतिक नियम हैं, हम उनको तोड़ेंगे, उसके लिए कोर्ट में केस नहीं हो सकता। हमने समाज के नियम तोड़े हैं, समाज उसके लिए हमको बहिष्कृत कर सकता है, समाज उसके लिए हमसे रूठ सकता है। लेकिन हमें किसी भी रूप में आर्थिक या हमारे मौलिक अधिकारों में किसी भी रूप में कोई दंड हमें आरोपित नहीं कर सकता है। हम उससे बंधे हुए हैं। इस बात को हम दो तीन चीज़ों को, जो हम समान नागरिक संहिता में दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनका विभाजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको एक दो उदाहरण से समझो। जैसे विवाह, मेरे विचार में विवाह पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है। अगर हम इसे ऐसा मान के चलते हैं तो विवाह के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा। वह एक विवाह करे, दो विवाह करे, चार विवाह करे, उसे उसकी आज़ादी होगी। उस पर अगर वो एक से अधिक विवाह करता है तो उस पर कोई कानूनी नियम टूटने के कुछ नहीं होगा कि उसने कोई कानूनी नियम तोड़ा है तो वो अपराधी नहीं होगा। लेकिन वह सामाजिक नियमों से बंधा है। वह जिस समाज में रहता है वहाँ के उस परिवार में, उस अपनी धार्मिक रीतियों से बंधा हुआ है। फिर भी अगर वो कोई व्यक्ति उन रीति के रहते हुए भी अगर उस नियम को तोड़ता है तो उसे धर्म से निकाला जा सकता है। उसे परिवार के लोग रोकें, उसे धर्म के लोग रोकें, लेकिन उसे हम दंड नहीं दे सकते। रही बात कि अगर समाज के सर्वजन इस बात के लिए संतुष्ट हो कि नहीं, विवाह तो एक ही करना चाहिए, तो सब लोग मिलकर उसे उस रेखा से ऊपर की रेखा में शिफ्ट कर सकते हैं कि एक ऐसा नियम बन जाए जो एक विवाह या दो विवाह की छूट
इस पर एक नियम बन जाएगी। अगर ऐसा कोई नियम समान नागरिक संहिता के अंतर्गत बन जाता है, तब फिर वह व्यक्ति उस देश, जिस देश में यह नियम है, जहां का वह नागरिक है, उस देश में एक से अधिक विवाह करना उसके लिए अपराध होगा, जिसके लिए वो सजा का विभागी होगा। उसी तरह गाय, अगर हम गाय को व्यक्तिगत विषय में मानते हैं, तो आदमी स्वतंत्र है कि वह गाय की पूजा करे, गाय अपने घर में रखे न रखे, गोमांस के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यदि हम भी अगर उसे हम पूरे राष्ट्र के लिए संरक्षित मानकर समान नागरिक संहिता का विषय बनाएंगे, तो जो तय होगा वो मानना सबके ऊपर बाध्यकारी होगा। इसी तरह 2 बच्चे हों, 1 बच्चे हों, परिवार, अगर शादी के बाद कोई पत्नी हमको छोड़ के जाना चाहती है, पति पत्नी में से कोई एक दूसरे को छोड़ के जाना चाहता है, तो वो स्वतंत्र होगा। नदियों में उसके पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, नदी का पानी कैसे संरक्षित हो, फूल पौधे पेड़ इनका कैसे हो, ये सब चीज़ें व्यक्तिगत विषय की चीज़ें हैं। लेकिन ज़रूरत को देखते हुए अगर सर्वसहमति से कोई बात बन जाती है, तो उसे मेरे विचार में समान नागरिक संहिता में लागू कर उसके लिए एक निश्चित नियम बनाए जा सकते हैं, जो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान रूप से लागू हो जाएगी। सभी के विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे और सभी के लिए एक नियम लागू हो जाएगा, सभी की स्वतंत्रता बढ़ जाएगी। मेरे विचार में अत्यधिक विधि का निर्माण एक गलत परंपरा है, तथा अत्यधिक स्वतंत्रता भी स्वच्छंदवाद की शुरुआत होती है। इसलिए हमें यह चाहिए कि जो विषय बहुत ही ज़्यादा समाज को गहरा प्रभाव दें, उन्हें ही हम समान नागरिक संहिता की ओर और उस पर विधि बनाने की ओर भेजें। ज़्यादातर मामलों में हम उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें तथा उन्हें हमारे जातिगत धार्मिक बंधनों से एक व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास करें, यही ज़्यादा उपयुक्त होगा। और समान आचरण संहिता को समान नागरिक संहिता से अलग रखकर उस पर कार्य करें। धन्यवाद।